All right. So before starting JavaScript, I have a little question. What is a programming language? Hmm? Programming languages क्या होती हैं and why we need them? तो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। All right. So to add the logical part in a web application, we use a programming language. So programming languages कौन-कौन सी है like? जावास्क्रिप्ट, डार्ट, जावा, जावा, सी, सी पाइथन, प्लस प्लस, सी All right. बार, सीएसएस। सी शार्प। ठीक है. So they all are the programming language. And what about HTML CSS? So these are markup So HTML is styles. markup language and CSS is Style. style sheet language. तो basically HTML क्या नहीं कर सकता? First HTML style It नहीं दे cannot सकता. add logic. Yes, तो sir. HTML स्टाइल नहीं दे सकता, दैट्स व्हाई That's वी नीड CSS. एंड HTML एलिमेंट्स को फंक्शनल नहीं बना सकता, लाइक फॉर्म्स को वैलिडेट नहीं कर सकता और इंटरेक्टिव पेजेस कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता. सो फॉर दैट ऑब्वियसली वी नीड अ लैंग्वेज एंड दैट शुड बी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमारी मशीन में कंप्यूटर्स में चलते हैं. बेसिकली कंप्यूटर है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इन वेरी सिंपल लेमैन टर्म्स अगर हम बोलें व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग मशीन. तो ये कंप्यूटिंग मशीन है. जो काम करने में आपको बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन, ये उसको सेकेंड्स में कर सकता है. जैसे 2 की पावर 8, सी इसने इंस्टेंटली बता दिया 256 है. नॉट इवन दिस, 12 की पावर 8 इतना होता है. ठीक है, 12 की पावर 16 इतना होता है. तो ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को मिली सेकेंड्स में कंप्यूट कर सकता है. तो मैथमेटिकली जितने भी हैवी कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं वो आसानी से कैसे हो जाते हैं, बाय यूजिंग अ कंप्यूटर. इन शॉर्ट ये कैलकुलेटर का ही तो एडवांस वर्जन है. बट कैलकुलेटर में क्या है, एवरी टाइम सेम प्रोग्राम हमें बार बार लिखना पड़ता है. इन ए कंप्यूटर हम लोग एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम लिखते हैं जिसके थ्रू वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बार बार रन होती रहती हैं. सो दैट इज़ वाई वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लाइक HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, CSS इज फॉर द स्टाइल पार्ट एंड जावास्क्रिप्ट इज फॉर द फंक्शनल पार्ट. लाइक एक फॉर्म है मेरे पास, उस फॉर्म में वी नीड टू टाइप ऑफ वैलिडेशन. एक वैलिडेशन है कि द इनपुट शुड बी अ 6 डिजिट नंबर एंड द सेकंड शुड बी कि वो 6 डिजिट नंबर एक वैलिड पिन कोड होना चाहिए. तो इसमें से कौन सी वैलिडेशन फ्रंट एंड की है और कौन सी वैलिडेशन बैक एंड की है? सर जो पूछ रहा है कि होनी चाहिए वो सही। सो इफ आई एम सेइंग कि मुझे ये एक प्रॉपर 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, इट शुड बी अ एग्जैक्ट 6 डिजिट नंबर, तो ये काम किसका चेक करने का है? बैकएंड। ये तो HTML से फ्रंट कर एंड या लेंगे। बैक एंड का? सर ये तो HTML से कर बैकएंड। लेंगे। यस, इट इज़ पॉसिबल थ्रू HTML नाउअडेज, क्योंकि हम HTML5 में पैटर्न एट्रीब्यूट लगाते हैं, बट पैटर्न एक्चुअल में यस सर। जावास्क्रिप्ट से ही तो आया है. हम्म। तो इनडायरेक्टली वो काम कौन कर रहा है? बैकएंड HTML, JS, क्योंकि जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट HTML के साथ एम्बेडेड होके काम करती है. ठीक है. लेकिन ये चेक करना है कि वो 6 डिजिट एक्चुअल में कोई पिन कोड है, एक वैलिड पिन कोड है, मतलब वहाँ पे एक्चुअल में कोई सिटी है, वो काम किसका है? बैकएंड का। वो बैकएंड का बैकएंड है. का। तो हमारे बैकएंड से हमें डेटा मिलता है. लेट्स सपोज आप एक नई जीमेल आईडी क्रिएट कर रहे हो, तो जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए एक मिनिमम कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं. फिर उसके बाद @gmail.com आता है. बट ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे आप ईमेल आईडी में, जीमेल आईडी में क्या एड्रेस लिख सकते हो या दो एड्रेस लिख सकते हो? नहीं। नो. तो ये एरर किसका है? जावा। फ्रंट एंड यानी कि जावास्क्रिप्ट का. बट आपने जो आईडी डाली दैट इज करेक्ट, लेकिन वो आपको मिल नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के पास असाइन है. ये काम किसका है? बैकएंड का। Backend का. So basically there are two type of functionalities. First on the client end side and second is on the server side. Browser पे जो हो रहा है on the front end side, to add all those functionality हमें क्या चाहिए? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड ब्राउजर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? जावा। जावास्क्रिप्ट. एक्चुअल में ओनली जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट. So in HTML, CSS and JavaScript, these are the core technologies for web. Actually, we have the option कि on the backend part we can choose any language. We can choose PHP, the number one backend choice. We can choose ASP.NET, we choose C Sharp. Then we have Java, we have Python, we have Ruby, we even have Node.js. So we got options in server, got options in database selection. But front end में हमें options नहीं मिलते. वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दो थिंग्स, HTML भी, CSS भी और जावास्क्रिप्ट भी. यस, वी डू गॉट सम ऑप्शंस. जब हम लोग क्या चूज करेंगे,
द एडवांस पार्ट लाइक रिएक्ट और एंगुलर में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, जावास्क्रिप्ट के एडवांस लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल रैंकिंग, बैकएंड की नंबर एक लैंग्वेज पे पीएचपी आता है, देन है रूबी, डॉट नेट, जावा, और फिफ्थ पे आता है नोड। नोड इज न्यू, हार्डली 12 साल पुरानी है। बट इफ यू टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर बैकएंड टेक्नोलॉजीज ऑन स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब, तो वर्ल्ड की नंबर वन पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। वाई? तो वाई जावास्क्रिप्ट इज नंबर वन? सर इससे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों कर सकते हैं। बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज द ओनली प्रोग्रामिंग जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को सर्व कर सकता है। अर्लियर क्या था, व्हेन जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड, बैकएंड डेवलपर्स पीएचपी, डॉट नेट, जावा या पाइथन में एक्सपर्टीज थे, या रूबी में, उनके लिए जावास्क्रिप्ट एक एडिशनल लैंग्वेज थी, मतलब जावास्क्रिप्ट सेकेंडरी थी, नॉट प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी तो उनकी अपनी लैंग्वेज थी। नाउ जावास्क्रिप्ट इज द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सेकेंडरी हम लोग कोई दूसरी लैंग्वेज का यूज चाहे तो कर सकते हैं, बट इफ वी डोंट वांट वी कैन डू इट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल लैंग्वेज फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह काम कर रही है। और बैक एंड में जेएस को और क्या कहते सर हैं? सर इसमें AS6 में तो और भी फंक्शनैलिटीज ऐड की गई थी, यस, ई एस सिक्स में बहुत एडवांस फंक्शनलिटीज़ हैं। इनफैक्ट हम सिर्फ तभी ई एस टॉप पे आ सिक्स गया था ये। एग्जैक्टली, हम ई एस सिक्स एक्चुअली में नोड जेएस का आने का भी तो एक रीज़न था ना, बैक एंड में नोड आने से क्या हुआ, जावा सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे आ गई सर ओवरऑल। तो जावा सिर्फ इनिशियली नोड से पहले जावा सिर्फ कहाँ यूज़ हो रही थी? फ्रंट एंड। नोड के आने के बाद बैकएंड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कंसोल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एनिमेशंस, गेम्स, या फिर ए आर वी आर एंड 2D एंड 3D में भी है। इनफैक्ट जेएस को डेटा साइंस और मशीन लर्निंग एरियाज में भी यूज़ किया जा सकता है, बट वहाँ पे यूजली बेस्ट इज पाइथन। ठीक है। सर नहीं सर, उसमें ये लाइब्रेरीज एमएल। मिल जाते हैं। हम्म। हेलो। ये समा, सर जेएस को ये एमएल और एआई में कैसे यूज किया जा सकता है हम? बिल्कुल, दे आर लाइब्रेरी जस्ट टेंसर फ्लो। अच्छा तो ये मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। अच्छा। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों में यूज़ होता है इसका यूज़ करके। हाँ, अच्छा। ठीक सर है, तो हैकिंग में नेक्स्ट। कैसे करेंगे? सॉरी। हैकिंग में सर, हैकिंग में। देखो, हैकिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती हैं, पहली चीज़। हैक में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द बग्स। वो टर्मिनल लेवल पे काम होता है, जिसको हम कहते हैं शेल लेवल पे। यहाँ पे तो उसमें मेनली शेल्स पे और दूसरी लैंग्वेजेस पे वर्कआउट होता है। एंड एक्चुअल में हैकिंग कुछ नहीं होती, बेसिकली जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, हाउ वी कैन सिक्योर यस एंड सर। रनिंग एप्लीकेशन। तो दैट्स वाई ओनली एथिकल हैकिंग नहीं बोला जाता आजकल वर्ड, क्योंकि हैकिंग दो टाइप की हो जाती है ना, ब्लैक हैट और वाइट हैट। जो एक्चुअल टर्म बोला जाता है वो यस क्या सर। होता है? इंटरनेट सर सिक्योरिटी। एक रेड हैट भी होता है ना, रेड हैट। रेड हार्ट तो उसका ना लिनक्स का, यस सर। वो तो रेड हार्ट तो लिनक्स है ना, जो ओएस की कंपनी है। हैकिंग तो दो टाइप की होती है ना, ब्लैक हैट और ग्रे हैट, वाइट हैट सॉरी। तो ब्लैक हैट मीन्स जो इलीगल है, वाइट हैट मीन्स जो लीगल होती है। लीगली वर्क करता है। जैसे बैंक्स वाइट हैट के थ्रू एक्चुअल में चेक करते हैं कि उनकी एप्लीकेशन में क्या क्या बग्स हैं। ओके। यस सर। तो जेएस इज एवरीवेयर नाउ, मतलब पहले क्या था, जावा को कहते थे वर्ल्ड की कॉमन नंबर वन लैंग्वेज, और जावा हर जगह थी, डेस्कटॉप में, मोबाइल में, बट ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट जावा नहीं थी। नाउ इट इज जावास्क्रिप्ट इज एवरीवेयर, एक डेस्कटॉप में भी जावास्क्रिप्ट है, ब्राउजर में भी जावास्क्रिप्ट है, स्मार्ट टीवी में भी जावास्क्रिप्ट है, इट इज एवरीवेयर नाउ। हम इसे कुछ भी बिल्डअप कर सकते हैं, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक, डेस्कटॉप से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन तक। ठीक है। जावास्क्रिप्ट है क्या? इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट किस टाइप की? इट्स ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ जर्नल पर्पस वन, और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती है, जो कि फ्रंट एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर हर जगह यूज होती है। इट इज़ लाइट वेट एंड ईजी टू लर्न, क्योंकि ये रन टाइम पे JIT कंपाइलर का यूज़ करता है, तो ये परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन 1995 नेटस्केप ने इस लैंग्वेज को बिल्ड किया था, लेकिन दैट टाइम जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल नाम तो जावास्क्रिप्ट भी नहीं था, इनिशियली लाइव स्क्रिप्ट, और उससे पहले था मौका। ठीक है। जेएस को बनाने का पर्पस क्या था?
to make interactive websites and dynamic features and to validate form data. बेसिकली अगर मेन स्टेप जो फर्स्ट थिंग है कि जावास्क्रिप्ट क्यों बनाई गई थी, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? टू वैलिडेट फॉर्म फॉर्म डेटा। वैलिडेशन तो फॉर्म्स हमारे फ्रंट एंड पे होते थे, लेकिन फॉर्म्स की वैलिडेशन कहाँ से होती थी? जावास्क्रिप्ट से। बैकएंड से, क्योंकि बैकएंड ही था तब, फ्रंट एंड में तो प्रोग्रामिंग नहीं थी। तो दैट टाइम लाइक 1995 में स्लो इंटरनेट थे और सिस्टम स्लो थे, तो 20 to 30 सेकेंड्स का टाइम लग जाता था एक डेटा को बैकएंड पे जाके वहाँ से रिस्पॉन्स आने में, कि जो आपने इनपुट डाला है फॉर्म में वो वैलिड है या इनवैलिड। सो दैट्स वाई ब्रैंडलिच ने उस समय जावास्क्रिप्ट को बनाया था टू वैलिडेट फॉर्म्स, ताकि हम कुछ वैलिडेशन फ्रंट एंड पे कर सकें, बट कुछ, सारी नहीं। जैसे आपको इनपुट में एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, तो आप सिर्फ ये वैलिडेट कर सकते हो ये प्रॉपर 10 डिजिट का नंबर है कि नहीं। ये नहीं वैलिडेट कर सकते फ्रंट एंड से कि वो फ़ोन नंबर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये काम कहाँ से होगा? बैकएंड्स। बैक एंड से, जिसके लिए एसएमएस या आईवीआर कॉल की हेल्प ली जाती है, ठीक है। सो जेएस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब, क्योंकि ये सिंगल लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड बैक एंड हर जगह पे वर्क कर रही है। टू लर्न जेएस ऑब्वियसली फर्स्ट वी नीड HTML एंड CSS नॉलेज इन डेप्थ, और JS का सिंटैक्स इजी है, C++ एंड जावा एंड C शार्प से। तो दैट्स वाई जावा से सीखने में सिंटैक्स वाइज थोड़ी सी इजी है। बट आई वोंट से कि जावा से बहुत इजी है, नो, क्योंकि JS इज लेंथी, जावा से इज वास्ट। इट्स लाइक ये कितना भी पढ़ो कुछ ना कुछ हमेशा पेंडिंग रह जाता है। लास्ट में जैसे मैं 13 सालों से पढ़ा रहा हूँ, बट अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 100% जावास्क्रिप्ट आती है, नो। अभी भी बहुत कुछ है जावास्क्रिप्ट में लर्न करने के लिए। इनफैक्ट हर साल तो JS का नया अपडेट आ जाता है। सो वाई टू लर्न जावास्क्रिप्ट इज 2024, क्योंकि ये सिंगल लैंग्वेज हर जगह पे सर्व कर रही है। जैसे PHP की अगर हम बात करें, PHP बैकएंड की नंबर एक लैंग्वेज है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज़ होती है? बैकएंड में, वो भी किस बैकएंड में? वेब सर्वर बनाने के लिए। हम PHP से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम जावा से दोनों कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये दोनों काम हमारे जावा पे आसानी से हो जाते थे, लेकिन PHP सिर्फ किसके लिए है? बैकएंड पे। बैकएंड। इसके अलावा PHP की और कोई एप्लीकेशन नहीं है। जावास्क्रिप्ट जावा से भी ज़्यादा एप्लीकेशन देता है, क्योंकि ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे वर्क करेगा। तो स्टैक ओवरफ्लो या गिटहब के सर्विस में वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, और आज से नहीं, 2015 से। In fact, JS is also one of the highest paid programming language in IT sector now. कुछ major facts about the JavaScript जो बहुत important है। First, JS is obviously the number 1 popular programming language. दूसरा, JavaScript front end में भी यूज़ होती है, और दूसरा backend में। backend में यूज़ करने के लिए we need Node.js और Deno. JavaScript is easy to learn क्योंकि इसका syntax based होता है scripting languages पे। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैपटॉप में या मशीन में कैसे काम करती है? सर नोड.जेएस तो पता है, बट डेनो क्या है? सेम डेनो ही। नोड जेएस का एक सब्स्टिट्यूट है। एक्चुअल में नोड जेएस के दो और सब्स्टिट्यूट भी हैं, नोड जेएस, डेनो, और तीसरा है BUN। सब एक्चुअल एक ही में जैसे हैं। डेनो, हाँ, ये तब तीनों बैकएंड का काम करते हैं। डेनो नोड जेएस के फाउंडर ने ही तो बनाया है, बस नाम को चेंज कर रखा है, NO बाद में है, DE पहले है। ओके। थोड़ी सी सिक्योरिटी अच्छी है, प्लस एडिशनल टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट है डेनो में, बट टाइपस्क्रिप्ट की सपोर्ट अब नोड जेएस में भी आ गई है। जो लास्ट वर्जन अभी नोड का रिलीज हुआ है उसमें TS की टाइपस्क्रिप्ट की सपोर्ट भी नोड जेएस में आ ही गई है। ओके। ऐसा। सर एक बार लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखो, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। लाइक अगर हम जावा सब की बात करें तो jQuery एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में क्या होता है, उसके बने बनाए फंक्शन को इंक्लूड करो और आपका काम हो गया। आपको बने तो बनाए उसमें फंक्शन प्री को डिफाइंड इंपोर्ट कोड्स करना होते है। हैं ना? उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, बस उनको कॉल करो अपने नॉर्मल कोड में और आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेट्स सपोज आपको हायर लेवल मैथमेटिक्स पे काम करना है, और इतने हाई लेवल का मैथमेटिक्स आप भूल चुके हो, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हायर लेवल ऑफ लेट्स सपोज लिमिट्स पे, इतने बड़े लेवल पे आपको लॉगरिथम में हाई लेवल स्किल्स पे काम करना है। तो ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोग्रामर माइट भी आप 100% सारी चीज़ें या सारे फंक्शंस आपको याद नहीं है। इंस्टेंटली मैं बोल दूँ कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो माइट भी वो भी हमें याद ना हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। तो लाइब्रेरी क्या करती हैं, हमारे काम को
ईजी कर देती हैं। तो दे हैव बिल्ट इन फंक्शन, उन फंक्शन को यूज़ करो और आपका काम आसानी से हो जाएगा। फ्रेमवर्क भी काम वैसा ही करते हैं, बट फ्रेमवर्क हैव देयर ओन आर्किटेक्चर। उसको लिखने का, कोड को लिखने का और एप्लीकेशन को यूज़ करने का जो तरीका होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो इट्स लाइक वही काम लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से करने का वे है। जैसे मेरा एक फ्रेंड नॉर्मल कंपनी से और जापानीज कंपनी में गया इंटरव्यू देने, सो ही वाज वेरी इम्प्रेस विद द वर्क कल्चर, बट यस उसको उन्होंने बता दिया कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में, क्योंकि उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सो दे हैव अ डिफरेंट फ्रेमवर्क, दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी टू वर्क। ओके, जैसे हमारी इंडियन कंपनीज में क्या है, 8 8 घंटे काम करो, 10 10 घंटे काम करो, मतलब डेस्क पे बैठे रहो, आउटपुट क्या आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता। बट वहाँ के कल्चर में क्या है, नो, काम अगर आप अपने एग्जैक्ट आज ही करो बट मेक श्योर आपको आउटपुट टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, तो वो फ्रेमवर्क है ना, मतलब उनका काम करने का तरीका ही क्या है, डिफरेंट है। दे हैव, दे गॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटीज। ठीक है, तो फ्रंट एंड में फ्रेमवर्क किसको कहेंगे हम लोग, एंगुलर। तो एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, बैकबोन, नॉकआउट ये फ्रेमवर्क है। एंगुलर जेएस जो कि आउटडेटेड है वो भी एक फ्रेमवर्क था, लेकिन जेक्वेरी क्या है, इनफैक्ट रिएक्ट क्या है, रिएक्ट हेलो। तो फ्रंट एंड का रिएक्ट भी एक फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी में ही काउंट होती है, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क। ठीक है, बट यस रिएक्ट के साथ अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज करते हो तो वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, हेलो। और यस, हाँ जी सर, अभी आपने बताया कि जापान में आपका फ्रेंड है जो वर्क करता है। नो नो, जापान तो मतलब। आई एम नॉट सेइंग ही इज वर्किंग इन जापान, ही इज वर्किंग इन, ही वाज गिविंग इंटरव्यू फॉर अ जापानीज कंपनी। कंपनी तो यहीं पे थी, क्या नाम है इसका, निमराना, जो दिल्ली और जयपुर के बीच में पड़ता है। कंपनी वाज जापानीज। अच्छा जी, मतलब एक जापानीज में बोलते हैं कि एडवांस लेवल का सिखाया जाता है, मगर बिल्कुल, वर्किंग कल्चर होता है। तो एग्जैक्टली। हमारे मतलब इंडिया की तरह ही लैंग्वेज होती है या वहाँ पे एडवांस चलती है? देखो अगर उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा प्रोफेशनल है। वो लोग ये नहीं कहते कि 10 10 घंटे काम करो, 12 12 घंटे काम करो, नो। लैंग्वेज अगर वो, लैंग्वेज पे पूछ रहा हूँ सर मैं, सॉरी, कि कभी लैंग्वेज की नहीं नहीं, वो एडवांस। तो डिपेंड करता है ना। अब अगर फैक्ट्री इंडिया में है तो ऑब्वियसली आपको हिंदी और इंग्लिश में काम करना पड़ेगा। नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि वो ये कह रहे किस। हैं वर्जन का कोई डिफरेंट होता है क्या सर? मतलब मैं समझा नहीं, जापान में भी तो सेम ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कोई अलग थोड़ी होंगी। पूरे वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग तो सेम ही है। सर प्रोग्रामिंग, क्योंकि अभी मैं चाइना में रह रहा हूँ तो मुझे पता है इट्स सेम वहाँ, लाइक इट्स हाँ, नथिंग डिफरेंट। क्योंकि दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम ही तो है। क्योंकि एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना, फिर उसका इन्वायरमेंट बिल्डअप करना, उसको मेंटेन करना इतना आसान थोड़ी होता है। ओके जी। बड़ी बड़ी कंपनीज भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले बनाई और पॉपुलैरिटी हो गई है। अब जावास्क्रिप्ट है तो वो एक तरीके से एक्सीडेंटली वर्ल्ड की नंबर एक लैंग्वेज बन गई। अब कोई बोले कि नहीं मैं बिल्कुल उसका सब्स्टिट्यूट निकालूंगा एग्जैक्टली और उसको ऐसे करूंगा, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ब्राउजर्स पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी चल रही है, जावास्क्रिप्ट, और वो चलती ही रहेगी। ओके, तो इतना ईजी नहीं होता चीज़ों को चेंज करना पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। बट यस अलग अलग इन्वायरमेंट या अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रेफर किया जाता है। तो अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो या हाई एंड गेमिंग बनानी हो तो सी प्लस प्लस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बट अगर एक नेटवर्किंग एप्लीकेशन बनानी हो तो उसके लिए जावा को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बट अगर एक वेब एप्लीकेशन बनानी हो तो जावास्क्रिप्ट यानी कि नोड जेएस को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ओके, बाकी रही बात पाइथन की, पाइथन तो इसलिए भी फेमस है क्योंकि पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है। अभी रिसेंटली कल की बात है, मेरी दीदी का बेटा ही वाज कॉलिंग मी, अभी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट नहीं, अभी 3 to 4 months बैक मैंने उसको एक एचटीएमएल का प्रोजेक्ट करवाया था। मीन्स विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनवाई थी उसको मैंने वर्डप्रेस का यूज़ करके, क्योंकि द क्वेश्चन वाज कि क्रिएट अ वेबसाइट बट विदाउट यूजिंग कोडिंग। तो मैंने उसको वर्डप्रेस से कराई। अभी कल उसका मुझे क्वेश्चन है कि मेरा एग्जाम है और मुझे पाइथन का प्रोग्राम मैम कंप्यूटर पे करवाएंगी मुझसे। तो मैंने कहा तेरे पास पाइथन इंस्टॉल है, डू यू नो हाउ टू इंस्टॉल, कहता नहीं इंस्टॉलेशन नहीं कहा, मैम ने कहा ब्राउजर पे कराएंगी, वेब पे इंटरनेट पे कराएंगी। आई सेड ओके ठीक है, एक ऑनलाइन वेबसाइट खोली। तो मैंने सिर्फ उसको ये बताया कि ये एक्स है, ये वाई है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करना है प्रिंट फंक्शन पाइथन का यूज़ करके। उसने वो कर लिया। फिर उसको मैंने थोड़ा सा जैसे उसको ये नहीं पता था कि एस्ट्रिक मल्टीप्लाई का काम करता है और स्लैश डिवाइड का काम करता है।
तो वो उसको बता दिया। फिर मैंने उसको एक एरिया का क्वेश्चन करवाया, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने कहा ठीक है, टाइप लेंथ, टाइप वेट और टाइप एरिया, एरिया में L/W करो, चेकआउट आंसर आ रहा है। उसने कहा यस इट्स कमिंग। सो पाइथन को 6 क्लास के एक बच्चे को भी मैंने अगर सिर्फ 10 मिनट पढ़ाया तो उसने एरिया का फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालना सीख लिया। तो क्या पाइथन मुश्किल होगी सिंटेक्स या लॉजिक वाइज? सर पाइथन में तो बस सिंपल लिखना होता है। तो पाइथन इज़ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि उसका सिंटेक्स बहुत इजी होता है। एंड दैट इज़ वाई स्कूल्स में भी पाइथन को रेकमेंड किया जाता है। सी या C++ को इतने कम एज के कैंडिडेट्स को प्रेफर या रेकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि इनका एक लेवल होता है, ठीक है। बट अगर हम Sir, जेएस की भी बात करें तो जावा सेट भी इजी ही है, इट्स नॉट टफ। sir, is it true that popularity of the Python is going down? आई वोंट से इट्स गोइंग डाउन जस्ट बिकॉज अब तो एआई और मशीन लर्निंग का टाइम आ गया। हाँ। इनफैक्ट 2024 के किसी एक सर्वर में तो पाइथन नंबर 1 पे थी। आई थिंक शायद गिटहब पे जो नंबर ऑफ रेपोस थी ना उसकी अपलोडिंग में पाइथन नंबर 1 थी, क्योंकि नाउ मोर एंड मोर कंपनीज एंड मोर डेवलपर्स आर इन्वेस्टिंग इन एआई। ओके, सो पाइथन इंजीनियरिंग कम्युनिटी, साइंटिस्ट कम्युनिटी सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है। रीज़न? क्योंकि उनको मैथ्स के प्रोग्राम चाहिए ना। साइंटिस्ट लोगों को उनको लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता, और पाइथन स्लो भी चलती है तो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी मशीन्स और सिस्टम पहले से ही नॉर्मल लैपटॉप से या सर्व सिस्टम से बहुत फास्ट होते हैं। Sir, is it still fruitful to learn Python or? यस, पाइथन इज़ अ लैंग्वेज बट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट और डिमांड क्या है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन चूज़ कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। इफ़ योर रिक्वायरमेंट इज़ टू मेक अ वेब एप्लीकेशन, अगर आपको वेबसाइट बनानी है बैकएंड में, डोंट रेकमेंड यूजिंग पाइथन। पाइथन को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता। No, sir, AI. नहीं, एआई के लिए तो इट्स नंबर 1 चॉइस। Hmm. जैसे सी इन बैकएंड पाइथन की रिक्वायरमेंट लेंथ कहाँ पे आती है, रैंकिंग आती है 8th पे। ये तो स्केला और स्टैटिक वेबसाइट से भी बहुत ज़्यादा पीछे है। ओके, और यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन सी है बैकएंड में करंटली? Not द sir. नोड जेएस। इनफैक्ट नोड बहुत जल्द जावा, डॉट नेट और रूबी को ओवरटेक करके टॉप 2 पे आ जाएगा। 1 पे शायद ना आ पाए बट 2 पे आ ही जाएगा। द सेकेंड थिंग, क्योंकि नोड जावास्क्रिप्ट इज द ओनली लैंग्वेज जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम कर सकती है। जेएस का सिंटैक्स इजी होता है क्योंकि इसका सिंटैक्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की तरह है। आई कैन शो यू, ये मेरे ब्राउजर का कंसोल है। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, जैसे मैं बता रहा था ना पाइथन का प्रोग्राम, वैसे ही प्रोग्राम लिखा। X3Y5 जेएस में प्रिंट करने के लिए कंसोल, सॉरी, X3Y5 और जेएस में प्रिंट फंक्शन होता है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे आपने लिखा x+y, जैसे आप एंटर करोगे आपको आउटपुट मिल जाएगा। सी कितना आया? 8। इसे HTML में करना हो तो इन योर HTML एप्लीकेशन टाइप अ स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे आप सिंपल लिख दो X3Y5 और कंसोल में लॉग x+y। अगर आप यहाँ सिंटैक्स या कोड देख रहे हो, ये एग्जैक्ट पाइथन की तरह है, बस पाइथन में डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पे फंक्शन का नाम प्रिंट होता है जबकि जावास्क्रिप्ट में प्रिंट नाम का फंक्शन नहीं है। जेएस में कंसोल डॉट लॉग होता है, ठीक है। सी, क्या आउटपुट सेम आ रहा है? यस, तो हम प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में, जावा में या पाइथन में। बट ये सिंटैक्स का फ़र्क होता है। तो जावा थोड़ी सी टफ है, सिंटैक्स वाइज लेंथी है। जावास्क्रिप्ट कैसी है? इज इट टफ और इट्स इजी? तो हाउ इज जावास्क्रिप्ट, मुश्किल है या इजी है? इजी। easy sir. जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ ले लो, विड्थ ले लो। तो लेंथ है 10, विड्थ है 5, तो एरिया कितना होगा? L/W। तो दिस इज L/W। सेव करो, कंसोल पे जाओ, सी वी आर गेटिंग 50। तो सिंटेक्स वाइज जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी इजी है, बट दिस इज़ नॉट द रिकमेंडेड वे टू यूज़ जावास्क्रिप्ट इन मॉडर्न एप्लीकेशंस। ये सिंटेक्स बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरिएबल डिफाइन करना चाहिए। मोरोवर इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की जगह Yeah. कॉन्स्ट आता है। देन सेमीकोलन ऑप्शनल है लेकिन लिखना ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना चाहिए, ठीक है। फिर आपको प्रिंट के बाद सेमीकोलन, और दूसरी चीज़ आपको टॉप पे यूज स्ट्रिक्ट Use भी लिखना strict. चाहिए।
नाउ दिस प्रॉपर जावास्क्रिप्ट जो कि रिकमेंडेड वे है। अगर आप बिना कॉन्स के लिखोगे तो यूज स्टेट अब आपको एरर भी दे रहा है, जबकि पहले ये एरर नहीं था। तो बिना यूज स्टेट के ये एरर नहीं था। ठीक है। तो यस वी कैन यूज जावा से ऑलमोस्ट लाइक पाइथन, बट स्टिल वी डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि उससे जेएस का जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लो होता है और हमारे कोड में प्रोग्राम में बग्स यानी कि एरर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो जब हम इस तरीके से लिखेंगे कोड फास्ट भी चलेगा, प्लस परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और बग्स आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ओके। सर टाइप स्क्रिप्ट क्यों बनाया गया फिर? टाइपस्क्रिप्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी कमियां थी, और जब टाइप शिफ्ट गूगल के एंगुलर बना सर रहा इसमें था तो उनको वो हाँ, सारे नए फीचर्स, क्लास के फीचर्स चाहिए थे उनको। उनको इन्फेरेंसेस चाहिए थे, उनको इंटरफेस चाहिए था जो जेएस में थे ही नहीं। जैसे एक क्लास होनी चाहिए जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होनी चाहिए। जेएस के पास क्लासेस भी नहीं थी और जावास्क्रिप्ट के पास पब्लिक और एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं थे। क्लासेस का भाई 2015 में जाके, ठीक है, और उसके जस्ट 1 या 2 साल के बाद ही एंगुलर 2 लॉन्च हुआ था। लेकिन क्लासेस तो आ गई, लेकिन क्लासेस स्टेबल नहीं थी, उसमें सारे फीचर नहीं थे। पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर तो जेएस में कब आए, 2022 में आके। उससे पहले तो जेएस में ये होते नहीं थे। तो टाइप स्क्रिप्ट ने वो सारे फीचर्स दिए जो जावास्क्रिप्ट में आज भी नहीं है। तो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट है क्या? इट्स अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट है। हम जो टीएस में कोड लिखते हैं वो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे टीएस में हम एक्स को ऐसे लिखते हैं और वो कन्वर्ट होके ये बन जाता है। ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट ओवर जावास्क्रिप्ट। ठीक है। बट द सर थिंग इज कि ब्राउजर को क्या समझ आता है? सर टाइप स्क्रिप्ट करना ये सही रहेगा? टाइप स्क्रिप्ट का अपना अलग एडवांटेज है जावास्क्रिप्ट के अलावा? बिल्कुल, वो उससे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है ना। तो डेवलपर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए टाइपस्क्रिप्ट ज़्यादा बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू जेएस जावास्क्रिप्ट। बट इन दी एंड टीएस का कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेएस में, क्योंकि ब्राउजर को क्या समझ आता है? ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट। जेएस समझ आता है। तो अगर आप टीएस लिखोगे भी तो हमें टीएस को कंपाइल या ट्रांसफर करवाना पड़ेगा इनटू जावास्क्रिप्ट फर्स्ट। यही चीज़ एंगुलर में होती है। ओके। सर ट्रांसपाइल क्या होता है सर सर? हमें ट्रांसफर मतलब आपके कोड में जो डॉट टीएस की फाइल होगी वो डॉट जेएस में कन्वर्ट होगी। मेरे पास यहाँ पे शायद कोई कोड है या नहीं, नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड लिखा हेलो डॉट टी एस, तो ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है। तो क्या ब्राउजर को समझ आएगा ये? नो। नहीं मैं सर। लिखा कॉन्स्ट एक्स कॉलन किस टाइप का, नंबर इक्वल टू 5। ठीक है। कॉन्स्ट वाई कॉलन स्ट्रिंग इक्वल टू लॉरम, दिस इज टाइपस्क्रिप्ट। लेकिन ब्राउजर को तो ये समझ नहीं आती, तो फिर मैं क्या करूँगा? टी एस सी टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर यूज़ करूँगा जो हेलो डॉट टी एस को कंपाइल करके ट्रांसफर करके हेलो डॉट जे एस बना दे। जैसे मैंने एंटर किया, इसने मुझे हेलो डॉट टी एस से हेलो डॉट जे एस बना दी, और वहाँ पे कोड क्या आ रहा है? तो ये कोड किस में कन्वर्ट हो गया? जावास्क्रिप्ट। जे एस में, JS क्योंकि में। ब्राउज़र को तो ये दो, ब्राउज़र को ये कोड समझ नहीं आता। ओके। सर तो ये इसको हर बार ट्रांसपाइल करना पड़ेगा, बिल्कुल, ये इनबिल्ट करके एग्जैक्टली होता है? तो उसके लिए तभी तो मैंने टी एस सी, जैसे मेरे लैपटॉप में ये टी एस सी का टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल्ड है ना, तभी तो ये काम हुआ। बट क्या ब्राउज़र को समझ आएगा ये? नहीं, क्योंकि ब्राउज़र को समझ आता है डॉट जेएस। तो पहले टीएससी उसको जेएस बनाएगा, देन वो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा। ओके। सर तो टीएससी मतलब टाइप स्क्रिप्ट हो गया, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर कंपाइलर? जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है। सर टाइप स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए या जावास्क्रिप्ट हम लोगों को? देखो, पढ़ना तो जावास्क्रिप्ट चाहिए, एडिशनली टाइपस्क्रिप्ट आपको एक अच्छी प्रोफाइल और अच्छी सैलरी और अच्छा रैंक डेजिग्नेशन देने में हेल्पफुल है। तो मतलब आपको जितनी चीज़ें आप अच्छे से और कर सकते हो वो अच्छी है आपके लिए। क्योंकि कई बड़े प्रोजेक्ट्स में जेएस की बजाय टीएस को प्रेफर किया जाता है। जैसे एंगुलर में तो कंपलसरी है कि आप जेएस यूज़ ही नहीं कर सकते, आपको टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है। नोड में अब मैं क्या कर रहा था, मैं मीन स्टैक एप्लीकेशन बनाता हूँ तो नोड भी होता है और एंगुलर भी होता है। एंगुलर में टीएस लिखता हूँ, नोड में मुझे जेएस लिखनी पड़ती थी। अब मुझे भी एक बेनिफिट क्या मिल गया, मैं दोनों जगह टाइपस्क्रिप्ट लिख सकता हूँ क्योंकि नए नोड में टीएस का बिल्ड इन ट्रांसपाइलर आ चुका है। ओके।
बट टीएस यस चलती नहीं है। टीएस का पूरा कोड पहले किस में कन्वर्ट होगा? जेएस में। इन दी एंड जेएस ब्राउजर में। को तो जावास्क्रिप्ट ही दोगे ना, ब्राउजर को तो जेएस ही चाहिए, ब्राउजर को टीएस समझ नहीं आती। ओके, यस तो मेन लैंग्वेज तो जावास्क्रिप्ट ही है, इन दी एंड जावास्क्रिप्ट ही यूज करनी है आपको। सर तो इसके लिए टीएस को फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट? कंपाइलर को पहले नोड, फिर नोड के साथ आप टीएससी का कंपाइलर डाउनलोड करोगे, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे आप रन टाइम पे कन्वर्ट कर सकते हो। typescript.org पे जाओ, ये इसका प्लेग्राउंड है। लेफ्ट हैंड साइड आप लिखो टाइपस्क्रिप्ट, और राइट हैंड साइड पे वो कन्वर्ट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में। ओके, जैसे यहाँ देखो मैं लिखा कॉन्स्ट एक्स कॉलन नंबर इक्वल टू 4, तो ये मेरा टीएस है, ये राइट साइड किस में कन्वर्ट हो गया? जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो यहाँ टाइपस्क्रिप्ट लिखो, ये जेएस आ जाएगी। ये ऑनलाइन कन्वर्टर भी होता है, ट्रांसपाइलर। सर तो जैसे क्लास और ये मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपने बताया इनहेरिटेंस सब यूज़ करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। हम्म। तो अगर इस टाइप का अगर हम लोग कुछ मॉड्यूल बनाते हैं तो इसको फिर कैसे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे सर, कि बाय द वो। वे जावास्क्रिप्ट में ये सारे फीचर सपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं। जेएस में क्लासेस की फुल सपोर्ट आ चुकी है, इंक्लूडिंग एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट भी आ चुके हैं। मॉड्यूल्स भी जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट स्टार्ट हो चुके हैं। बट जेएस में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आई हैं, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें 100% स्टेबल नहीं है, मतलब उनमें अभी भी R&D चल रही है, कुछ और नया क्या क्या इंक्लूड किया जा सके। एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट ने जो एक्चुअल ग्रो किया, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल पे आई है, वो जावास्क्रिप्ट 2015 में तो आई है सिर्फ, ES6 के बाद। उससे पहले जावास्क्रिप्ट को तो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना ही नहीं जाता था, क्योंकि इसमें सारा काम फंक्शनल बेस्ड था, क्लासेस तो थी ही नहीं। तो जो बहुत मेजोरिटी के एडवांस फीचर्स हैं सब ES6 के बाद आए, मतलब 2015 के बाद, यानी कि जस्ट 10 साल पहले। क्लासेस, मॉड्यूल्स, लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, प्रोमिसेस, ये सभी मॉडर्न फीचर 2015 में ही तो जेएस में आए थे। तो उसी टाइम के जस्ट बाद ही तो जेएस ने एकदम से इतना ज़्यादा ग्रो करना शुरू किया। ओके, और उससे मेन फायदा नोड जेएस को हुआ, क्योंकि नोड जेएस को इतने एडवांस लेवल के फीचर्स चाहिए होते हैं। ऑलराइट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में अब ES 2024 आ चुका है, ES 15, तो ये सारे फीचर हमारे ब्राउजर में आ चुके हैं। लेकिन VS कोड आपको रेकमेंड करता है सिर्फ कहाँ तक के फीचर्स? 2020 तक के। यहाँ तक के जो फीचर्स हैं वो VS कोड रेकमेंड करता है कि आप यूज़ करो। जैसे इसमें promise डॉट ऑल सेटल है ना, जब आप इसको स्क्रिप्ट में लिखोगे तो इसका हिंट आएगा, promise डॉट ऑल सेटल। सी, इसका हिंट आ रहा है, मतलब VS कोड इसको रेकमेंड करता है कि 2020 का चीज़ें यूज़ करो। लेकिन इसके अगले साल देखो VS कोड में जावासेट में क्या आया था? promise डॉट एनी। अब मैं promise डॉट एनी लिखता हूँ, और ये चल जाएगा, लेकिन देखो VS कोड हिंट दे रहा है नहीं। तो इन शॉर्ट हमें VS कोड के अकॉर्डिंग हमें 2021 के बाद वाली जेएस अभी रेकमेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पुराने डिवाइसेस पे है, पुराने ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करेगा। ऑल्दो ब्राउज़र पे ये चलेगा, जैसे टू सॉर्टेड अरे में, टू रिवर्स अरे में, ये हमारे कर रहे हैं काम, लेकिन सिर्फ मॉडर्न डिवाइसेस में, पुरानों में नहीं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरीके से काम करती है। फर्स्ट इज इंटरप्रेटेड वन एंड द सेकंड इज कंपाइल वन। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। लाइक एग्जांपल, जैसे कि पाइथन पाइथन हाँ, पाइथन का जो कोड है वो फुली इंटरप्रेटेड है। PHP, इनफैक्ट हमारी जावा भी निचली क्या थी? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का सबसे मेन एडवांटेज क्या है? द सिंटेक्स इज वेरी इजी, सिंटेक्स बहुत आसान होता है। इसीलिए 6 क्लास से बच्चों को पाइथन सिखाई जा रही है, मतलब HTML के साथ साथ पाइथन सिखाई जा सकती है, क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स मुश्किल नहीं होता। लेकिन कंपाइल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन जावा, कौन सी हैं? तो सी, जावा में क्या सबसे पहले डार्ट मदर हो लैंग्वेज गया। से स्टार्ट करो ना, सी लैंग्वेज, C++, जावा। सी और प्लस प्लस, जावा यस। 100% कंपाइल में नहीं मानी जाती, जावा पार्शली हाइब्रिड होती है। C# भी वही है। तो सी 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 में प्लस तो प्लस वो हमारी करना पड़ता है। ट्रेडिशनली प्रॉपर कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फ़र्क क्या हुआ दोनों में, कंपाइल लैंग्वेज में और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में? सर सर, सिंटैक्स कंपाइलर एक होता है बार सर। में पूरे कोड को
कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी, क्योंकि मशीन को क्या समझ आता है, 0 1। 0 1 बाइनरी, तो वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। जब ये 0 1 कन्वर्ट हो गया और मशीन को 0 1 मिला तो कोड फास्ट चलेगा ना, क्योंकि उसी की तो लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करते हैं, इंटरप्रेटर अपने रन टाइम इन्वायरमेंट में जब चलते हैं, सो दैट रन टाइम इन्वायरमेंट ऑलरेडी इंक्लूड्स बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज, उसके पास ऑलरेडी पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उन कोड को पढ़ता है और उसकी फंक्शनैलिटीज को एग्जीक्यूट कराता है। इंटरप्रेटर रन टाइम पे डेटा के टाइप को कन्वर्ट भी कर देता है। ये मैं आपको जेएस में एग्जांपल देता हूँ। एक्स क्या है, नंबर या स्ट्रिंग? नंबर। नंबर। मैंने नंबर। कहा एक्स प्लस ए। अब एक्स क्या था, नंबर था, नंबर, अभी लेकिन ए क्या है, टाइप कन्वर्जन। स्ट्रिंग। तो जेएस यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को चेंज टाइप कर देगा। कन्वर्जन। स्ट्रिंग में तो जब कन्वर्ट आप कर। वाई देखोगे, आप देखोगे ये तो स्ट्रिंग में आ रहा है। तो ये कन्वर्जन मैंने किया, जावास्क्रिप्ट में खुद कर दिया, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। खुद कर दिया। फिर मैंने कहा -string 2, तो देखना क्या हुआ, आउटपुट 3 आ रहा है। कैसे, इसने string 2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर नंबर में। लेकिन मैंने किया है, इसने खुद ही कर दिया, खुद कर दी। खुद कर दिया। ये बेनिफिट होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का, मतलब ये रन टाइम पे खुद ही ऐसे बिहेव कर देती हैं। क्या जावा में या सी सी प्लस प्लस में ऐसे हम कोड लिख सकते हैं? नहीं सर। आप जावा सी सी प्लस प्लस छोड़ो, हम टाइपसेट में भी ऐसा नहीं कर सकते। तो दीज आर स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है लूजली टाइप्ड। तो लूजली टाइप में क्या होता है, रन टाइम पे डेटा चेंज हो जाता है। ऑल दो इसका फायदा तो है, डेवलपर के लिए आसानी है ना, खुद ही डेटा कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन नुकसान क्या है, हमारी ऐप की परफॉर्मेंस स्लो होगी। क्यों? स्लो। कि उसको एक स्टेप में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो आपने लिखा है ना, वो अगली लाइन में ये होगा, मतलब वो इसको पहले कन्वर्ट करके ये बनाएगा, फिर जाके उसको वाई में पास करेगा वो। ओके, तो ये एक स्टेप वो खुद से ऐड करेगा, एंड दैट इज व्हाई स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होती है, स्लो? फास्ट होता सर। स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग फ्लो होता है सर। स्लो होती है, जबकि कंपाइल वाली फास्ट। लेकिन कंपाइल में कोड लिखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे जावा में एक स्ट्रिंग हेलो प्रिंट करने के लिए आपको 5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। सी, यस सर, क्लास, पूरा एक क्लास स्टैट बनाना पब्लिक पड़ेगा स्टैटिक देन। वॉइड, फिर उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज होता है। देख रहे हो? तो एक हेलो लिखने के लिए पहले क्लास, फिर एक वॉइड मेन फंक्शन, उसके बाद आप उसमें प्रिंट कर सकते हो। ओके, साउट। जबकि जेएस में एक लाइन से आपका काम हो गया। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इजी, सिंटैक्स वाइज इजी तो होती है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज क्या होती है, स्लो। स्लो और होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस सिंटैक्स वाइज बहुत इजी होती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी स्लो होते हैं। स्लो होती हैं। जबकि स्लो। कंपाइल लैंग्वेजेस, फास्ट। उसमें कोड ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस फास्ट होती है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रेफर या रेकमेंड किया जाता है। टॉकिंग अबाउट द जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ना ही फुली स्क्रिप्टिंग है ना ही फुली इंटरप्रेटेड है। एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट वाज इंटरप्रेटेड 2009 से पहले, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट में जो हमारे ब्राउज़र इंजन्स हैं वो एक्चुअल में सपोर्ट करते हैं एक फीचर को, दैट इज़ कॉल्ड JIT। JIT होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो हमारी जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में रन टाइम पे कंपाइल होती है। तो ये सिंटेक्स वाइज कैसी है, स्क्रिप्टिंग ही है, लेकिन ये रन टाइम पे क्या होती है, कंपाइल। मतलब आपको कोड किसकी तरह लिखना है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की तरह, लेकिन वो कोड रन टाइम पे कैसे चलेगा, कंपाइल होकर चलेगा। बट ये फुल टाइम प्रॉपर कंपाइलर नहीं है, ये जस्ट एक रन टाइम कंपाइलर होता है। तो फ़ायदा हमें इससे ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये है जस्ट लाइक अ हाइब्रिड कार। एक हाइब्रिड कार में पावर भी होती है और एफिशिएंसी भी होती है। जैसे अभी टोयोटा की कैमरी रिलीज हुई है, इट्स अ 50 लाख कार। 50 लाख में BMW या मर्सिडीज की अगर आप सेम कार देखो उतनी ही पावर की, तो उनकी एवरेज और माइलेज बहुत कम है। हाईवे पे 13 14 या 15 से ऊपर एवरेज नहीं है। बट कैमरी की जो एवरेज है एफिशिएंसी है वो 25 है। मतलब वो इन कार से ऑलमोस्ट डबल एफिशिएंट है। जबकि पावर भी अच्छी है बट एफिशिएंसी डबल है, क्योंकि
दे यूज़ अ हाइब्रिड इंजन, तो उसमें हाइब्रिड इंजन होता है। तो आजकल कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में आप सुन रहे होंगे ना, हाइब्रिड इंजन्स काफ़ी हैं। यूपी में तो सब्सिडी भी मिल रही है हाइब्रिड कार्स पे। सो व्हाट इज़ अ हाइब्रिड इंजन इन कार? हम्म और टोयोटा तो नंबर वन है इसमें। यूएस में तो पिछले 20 साल से नंबर वन सबसे ज़्यादा कार्स बिकी हाइब्रिड रही हैं, प्रायस। डुअल पावर होता होगा सर उसमें, डुअल मतलब मोड। तो दे हैव अ इंजन, मतलब एक पेट्रोल इंजन होता है, बट वो डिफरेंट साइकिल होती है, एटकिंसन साइकिल, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन कार मोस्टली बैटरी पे चलती है, लेकिन उस बैटरी को चार्ज कौन करता है? इंजन। तो इंजन ऑन होगा, वो बैटरी को चार्ज करेगा, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी इंजन बंद हो जाएगा। और जब कार आपकी जैसे स्लोप से नीचे आती है, तो वो ऑटोमेटिकली रीजन करती है, रीजनरेशन करती है। तो उससे भी क्या होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो जो पावर है वो वेस्ट नहीं होती, वो भी बैटरी में स्टोर हो जाती है। सो टोयोटा इस चीज़ में एक्सपर्टीज है, एंड दैट इज़ वाई उनकी हाइब्रिड पेट्रोल कार जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी और पावर परफॉर्मेंस वाइज भी। ठीक है। सेम अप्रोच हमारी जावा से यूज़ कर रहा है। तो जेएस के भी जो मॉडर्न इंजन है वो नॉर्मल नहीं है, वो इंटरप्रेटेड या कंपाइल नहीं है, दे आर हाइब्रिड। जैसे कि गूगल क्रोम के इंजन का नाम क्या है? V8। यहाँ इंजन का मतलब होता है वेट। अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक्चुअल में हमारे कोड को या तो इंटरप्रेट करेगा या तो कंपाइल। V8 इंजन दोनों करता है रन टाइम पे। V8 क्या, सभी इंजन आजकल दोनों काम कर रहे हैं, दे ऑल आर हाइब्रिड। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है V8। इनफैक्ट आप जो क्रोम यूज़ करते हो, जैसे मैं क्रोम का वर्जन चेक कर रहा हूँ, तो ये क्रोम 133 है, और इसमें जावास्क्रिप्ट का वर्जन कौन सा है? जेएस कौन से वर्जन की है? V8 9.3। 13.3। अब ये V8 13.3 क्या है? तो V8.dev पे जाओ, ये V8 की वेबसाइट है। तो V8 गूगल क्रोम का एक ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट और वेब असेंबली इंजन है, जो कि लिखा किसमें गया है? C++। सी प्लस प्लस। इसलिए सी प्लस प्लस को मदर ऑफ सो मैनी लैंग्वेजेस कहा जाता है। जैसे जावास्क्रिप्ट के जो इंजन है वो भी किस में लिखे गए हैं? सी प्लस प्लस में। ऑपरेटिंग सिस्टम, गेमिंग इंडस्ट्री, ये सब किस पे चल रही है? सी प्लस प्लस पे। सो दिस, तो मतलब जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में जिस इंजन पे चल रही है वो इंजन खुद किस में लिखा गया है? सी प्लस प्लस पे। तो CPU। इंटरनली हमारी जेएस अगर काम कर रही है तो जस्ट बिकॉज ऑफ सी प्लस प्लस। ओके। और वी8 इंजन हाइब्रिड चलता है। हाइब्रिड मतलब एक होता है इंटरप्रेटर इनिशियली, जो पूरे के पूरे कोड को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, और दूसरा रन टाइम पे क्या होता है? कंपाइलर। और वो कंपाइलर रन टाइम कंपाइलर होता है। इसलिए गूगल क्रोम ब्राउज़र बाकी ब्राउज़र से कंपेरेटिवली थोड़ा सा फास्ट चलता था, बट अब तो सभी इंजन कैसे हो गए हैं? इंटरप्रेटेड की जगह रन टाइम कंपाइलेशन। इनफैक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउज़र था पहले, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो स्लो इसलिए भी चलता था क्योंकि वो फुली इंटरप्रेटेड था, जबकि बाकी के इंजन रन टाइम कंपाइलर यूज़ करते थे। इसीलिए अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया होगा तो आपको ये चीज़ पता तो होगी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर वेबसाइट स्लो चलती थी एज़ कम्पेयर टू क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स या फिर सफारी। ठीक है। सर तो सर जावास्क्रिप्ट जो भी यूज करते हैं सर, जो ब्राउजर पे चलता है वो हमेशा रन टाइम पर कंपाइल होगा, राइट? देखो इंटरप्रेट नहीं मेनली होगा। 3 ही ब्राउज़र हैं हमारे पास, 3 ही इंजन है। या तो अगर आप क्रोम यूज़ करो या क्रोमियम यूज़ करो या ओपेरा यूज़ करो या ब्रेव यूज़ करो या माइक्रोसॉफ्ट एज, इन पांचों ब्राउज़र के अंदर एक ही इंजन यूज़ होता है, गूगल क्रोम का V8। तो गूगल क्रोम इसको बनाता है, अपडेट करता है, और यूज़ इसको ये पांचों ब्राउज़र करते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो 80% से ज़्यादा लोग जो वेब या इंटरनेट यूज़ करते हैं उनके इंजन V8 ही होते हैं। क्योंकि 19 या 16% वर्ल्ड वाइड सेकंड मोस्ट पॉपुलर इंजन कौन सा है? एप्पल सफारी का जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है। सर ये माइक्रोसॉफ्ट भी ये गूगल क्रोम ही यूज करता है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट का प्लस तो अपना माइक्रोसॉफ्ट खुद का क्रोम एज क्रोम है का ना। भी, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एज भी ये क्रोम का ही यूज करता है, वो क्रोम भी। क्रोम के इंजन का यूज़ करके बनाया गया है, क्योंकि एक्चुअल में जो क्रोम ब्राउज़र है ये खुद क्रोमियम से बना हुआ है। ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है गूगल का क्रोमियम, जिसका लोगो ऐसा आता है। तो ये ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र प्रोजेक्ट है जो कि किसने बनाया था? गूगल ने। लेकिन जो क्रोम है वो एक्चुअल में इसी को यूज़ करके बनाया गया है, बट क्रोम गूगल का अपना है, वो ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है। सो हाउ द जेएस इज एग्जीक्यूटेड ऑन रन टाइम। तो जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन ना ही फुली इंटरप्रेटेड और ना ही फुली
कंपाइल है, क्योंकि अगर ये फुली इंटरप्रेटेड होती तो जावास्क्रिप्ट स्लो होती, और अगर ये फुली कंपाइल होती तो ये फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करती। लेकिन फिर इसका सिंटैक्स इतना आसान कैसे है, पाइथन जैसा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसा। तो जेएस को इनिशियली बिल्ड किया गया था एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और 2009 तक तो यही चला, क्योंकि कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी और सी प्लस प्लस जैसी। इनिशियली जावास्क्रिप्ट एक प्योर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, तो रन टाइम पे क्या होती थी, इंटरप्रेट होती थी। लेकिन जब 2008 के एंड में गूगल क्रोम आया, तो गूगल क्रोम 2008 के एंड में आया, लेकिन 2012 में, मतलब विद इन 5 इयर्स, गूगल क्रोम वर्ल्ड का नंबर 1 ब्राउज़र बन गया। इनफैक्ट हम लोगों ने भी जब गूगल क्रोम यूज़ किया, सो वी वर क्वाइट हैप्पी। ये ब्राउज़र नॉर्मल ब्राउज़र के कंपेरेटिवली, इनफैक्ट 2009 से तो मैंने ही गूगल क्रोम यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इंटरनेट स्लो होता था, और क्रोम पे नॉर्मल वेबसाइट जो थी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से ज़्यादा फास्ट रहती थी। इनफैक्ट क्रोम से ज़्यादा बेटर मैं फायरफॉक्स प्रेफर करता था तब भी। तो मेन रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द क्रोम वाज द फास्टर परफॉर्मेंस। तो हमें लगा कि क्रोम पे इंटरनेट या वेबसाइट फास्ट चलती है, लेकिन मुझे भी ऑब्वियसली तब दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि क्रोम एक्चुअल में इंटरनली क्या यूज़ करता है, कंपाइलर यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो जेएस की परफॉर्मेंस क्रोम में फास्ट थी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्राउज़र। तो इस चीज़ ने सभी ब्राउज़र कंपनीज को फोर्स किया कि वो भी अपने इंजन्स को चेंज करें। किससे, किसमें, जैसे अगर मैं 25 साल पहले चला जाऊँ, तो 25 साल पहले जो डीजल कार आती थी इंडिया में, वो सारी की सारी होती थी नॉन टर्बो, टाटा की इंडिका। मतलब उनके इंजन तो बहुत हैवी थे, 1400 सीसी, लेकिन उसमें पावर कितनी खास नहीं होती थी, पावर कम ही होती थी, धुआं भी बहुत छोड़ते थे। लेकिन जब मारुति ने सुजुकी में स्विफ्ट में डीजल इंजन लॉन्च किया, तो दैट बिकम सो पॉपुलर, क्योंकि वो छोटा इंजन था लेकिन वो पावरफुल बहुत था। मैंने खुद वो कार आई थिंक 5 इयर्स प्लस मैंने ड्राइव की थी। आई हैव स्विफ्ट डीजल, क्योंकि उस गाड़ी में टर्बो लगा हुआ था। तो टर्बो इंजन क्या करते हैं, वो डीजल को ज़्यादा, इनफैक्ट अब तो डीजल नॉन टर्बो मिलता ही नहीं है, और कितनी कार कंपनीज तो पेट्रोल में भी टर्बो इंजन देना शुरू कर दिए। तो टर्बो ऐड करने से कार की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो इंक्रीज हो गई। वही चीज़ इन्होंने की। तो क्रोम ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, तो बाकी कंपनीज को भी अपने ब्राउजर को क्या करना पड़ा। जैसे एक कंपनी ने एआई लॉन्च किया, तो उसको देख देख के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनियां किसके पीछे लग गई हैं, फेसबुक, एआई के सर। सब एआई के पीछे लग गई हैं कि हम भी वैसा ही एआई मॉडल बनाएं। अब इसमें ऑब्वियसली बिजनेस है ना, इन्वेस्टमेंट है, आपको फंडिंग मिलेगी फॉरेन से, आर एंड डी के पैसे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सालों से कुछ नया आ नहीं रहा था। तो हर कोई बना रखा है सर। ऑब्वियसली इट्स अ टाइम, मार्केट्स में कंपटीशन है ना, तो फिर पैसा, कॉम्पिटिटर लोग पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे किस चीज़ पे। बीच तो सिखाया अभी सर, चाइना हम्म, का। हाँ वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड इट इज़ ओपन सोर्स। तो क्रोम ने यूज़ किया था रन टाइम कंपाइलर, सो दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से क्रोम एकदम से 5 सालों में वर्ल्ड का नंबर 1 ब्राउज़र बन गया। और इसी को देख के फिर बाकी कंपनीज ने भी क्या किया, अपने इंजन्स को चेंज करके रन टाइम कंपाइलेशन यूज़ किया। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स था स्क्रिप्टिंग वाला, इसलिए वो लूजली टाइप्ड होती है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से काफ़ी फास्ट है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, इट जस्ट लाइक पुटिंग अ टर्बो इंजन इन अ नॉर्मल कार। तो एक नॉर्मल कार में अगर हम टर्बो, जैसे आपके पास मान के चलो, एक पर्सन मार्केट में क्रेटा लेने जाता है, तो अगर वो पेट्रोल क्रेटा लेता है, तो 1115 bhp की पावर होती है, और मेरे ख्याल से 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है क्रेटा में। तो ये क्रेटा का नॉर्मल मॉडल है। लेकिन यही अगर आप टर्बो वाला मॉडल लेते हो, तो 158 bhp की पावर मिल जाती है, और 250 Nm का टॉर्क मिलता है। जबकि दोनों इंजन 1500 हैं, लेकिन टर्बो वाला इंजन नॉर्मली इससे 40% ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा टॉर्की है। तो मतलब आपको क्विक एक्सेलेरेशन पिकअप आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो दिस इज़ द बेनिफिट। यही चीज़ हमारे ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। मतलब लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग वाली है, इंटरप्रेटर वाली है, लेकिन इंटरनली रन टाइम कंपाइलेशन की वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। जेएस एफिशिएंट भी है काफ़ी। दिस इज द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग को मैंने एंड में लिखा है बॉडी के, बट एक्चुअल में स्क्रिप्ट को हेड में भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। बट नॉर्मली मैं ये रेकमेंड नहीं करता। हमेशा स्क्रिप्ट कहाँ लिखूंगा मैं, पेज के एंड में। इससे क्या होता है, जब एक HTML पेज ब्राउजर पे पार्ट्स और रेंडर होता है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी CSS पहले एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद क्या चलता है हमारा लेआउट। तो लेआउट HTML। पहले आ जाएगा, स्क्रिप्ट आपकी बाद में एंड में चलेगी। जैसे इस बटन के क्लिक पे
पेज को प्रिंट करो, तो प्रिंट करने के लिए ऑन क्लिक इक्वल टू जेएस का बिल्ड इन प्रिंट फंक्शन दे दिया। सी इट्स वर्किंग। तो जब से वीएस कोड ने ये एआई फीचर ऐड किया है ना, तब से वीएस कोड भी स्लो हो गया है। सी मैंने तो उसको डिसेबल ही कर रखा है वैसे। हाँ, सी तो मैंने क्लिक किया, इट्स वर्किंग। तो हम जेएस को इंटरनली लिख सकते हैं डायरेक्टली पेज के अंदर, लेकिन पहले बटन लोड होना चाहिए, बटन की फंक्शनैलिटी यानी कि बटन का क्लिक फंक्शन। बटन। पहले तो बटन बटन, ही क्योंकि लोड। पहले पेज पे डॉम लोड होगा, यूजर बटन देखेगा, उसके बाद वो देखेगा कि अच्छा इस पे क्लिक करना है, वो पढ़ेगा ना, उसके बाद ही तो जाके वो क्लिक करेगा। सो पहले सीएसएस लोड होनी चाहिए, फिर हमारा एचटीएमएल आता है, और लास्ट में क्या लोड होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट। फंक्शनैलिटी। यस, अगर एक पेज को रीडायरेक्ट करना है तो उसकी स्क्रिप्ट को आप हेड में लिख सकते हो। ऐसी फंक्शनैलिटीज आप हेड में लिख सकते हो जो कि पहले चले। ओके, बट मोस्ट ऑफ द केस में जेएस को हमेशा बॉटम में लिखना चाहिए। जेएस में कुछ बेसिक चीज़ें क्या क्या है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट, फंक्शन एंड ऑपरेटर। जैसे जेएस में प्रिंट कैसे करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। वैसे तो ऑप्शनल है बट रेकमेंडेड है। तो हमें ब्राउजर के कंसोल में क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग विच इज हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रिंट कहाँ कर रहा है, कंसोल में। ब्राउजर के कंसोल में। ये है जेएस का सिंगल लाइन कमेंट। इसमें कंसोल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट। जिसके नेम के बाद डॉट आता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन। और जिस नाम के आगे डॉट लग गया वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास होती है प्रॉपर्टी और मेथड। जैसे ये है इसकी मेथड, और यस। लॉग जो कि मेथड है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, तो वो है एक फंक्शन। फंक्शन फंक्शन। क्या होता है, जिसे हम कॉल करते हैं। तो जैसे मैंने ए बी सी के नेम के बाद डॉट लगा दिया, तो ए बी सी क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट। ए बी सी के नेम के बाद पेरेंथेसिस लगा दिया, तो ये क्या है, फंक्शन। फंक्शन। तो फंक्शन। ये है कॉल और ये है डॉट नोटेशन। ठीक है, कंसोल एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, पहले से बना बनाया, और लॉग उसका एक फंक्शन है। ये कंसोल में लॉग है यानी कि प्रिंट करता है, तो लॉग करना मतलब प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये है हमारे सर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट के कमेंट। सॉरी, सर ऑब्जेक्ट के पास मेथड होता है या फंक्शन? ऑब्जेक्ट के पास मेथड भी होती है, फंक्शंस भी होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे ये जेएस में क्या है, अरे ऑब्जेक्ट। सर। ये जेएस में एक अरे है, अरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो डॉट लेंथ इसकी प्रॉपर्टी है, और डॉट टू स्ट्रिंग इसकी मेथड है। ओके, मेथड। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उनके पास यहाँ तो प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ तो मेथड, यहाँ फिर दोनों होती हैं। ठीक है, ऑपरेटर जो प्लस माइनस करते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा 2 + 3, ये प्लस क्या है, एक डेटा। अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एडिशन। एडिशन। लेकिन यही प्लस स्ट्रिंग टू के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट। ब्रैकेट्स ऐड इंडिकेट। कम्युनिकेट। कर देगा। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज ऑफ अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो रन टाइम पे खुद ही क्या कर देती है, एक्स्ट्रा कोड। मतलब आप ये लिख रहे हो, लेकिन वो इसको अगली लाइन में खुद ही ऐसे लिखती है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में से ये जो नंबर था ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा ना, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, खुद करेगी, और इसके बाद जाके आउटपुट कितना आएगा, टू 23। थ्री। तब जाके 23 स्ट्रिंग में आएगा। लेकिन ये लाइन आपको नहीं लिखनी, ये खुद कर देता है। तो दीज आर द सम रीजन जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस क्या होती है आगे जाके, स्लो होती है। क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्लो होने का रीजन एक तो ये भी होता है। ठीक है, और दो कई बार इनका बेनिफिट भी होता है। 20 - 3 करने पे देखो, 20 खुद ही कन्वर्ट होके 17। नंबर बन गया, तो ये 17 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन इन जावास्क्रिप्ट जो हम आगे डिटेल में ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे। तो प्लस के साथ ये क्या कर रहा है, कनकैट, कम्युनिकेट। लेकिन माइनस के साथ ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन ये दोनों ऑपरेशन एक्चुअल में स्लो हैं। इस केस में
इसे कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बनाएगा और इस केस में इसको कन्वर्ट करके नंबर बनाएगा खुद ही। ओके, तो जेएस रन टाइम कोहेशन सपोर्ट भी करता है। ये हमारा कंसोल ऑब्जेक्ट है और 3 होते हैं इसमें डायलॉग बॉक्स, ऑल्दो ये हम रेकमेंड नहीं करते। जैसे मैंने एक अलर्ट लिखा हेलो और उसके बाद क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग। अब देखो ब्राउजर पे क्या हो रहा है, क्या कंसोल डॉट लॉग आ रहा है? नहीं नो, सर। क्योंकि हेलो को ओके नहीं किया। जब तक हम ओके नहीं करेंगे कोड आगे नहीं बढ़ेगा। ये देख रहे हो, तो जेएस का कोड ब्लॉक हो गया था। उसका रीजन होता है जावा से एक सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यहाँ मैंने एक चीज शायद स्किप कर दी। हम्म, तो जावा से फ्रंट एंड बैक एंड में यूज होती है। सिंटैक्स वाइज वो कैसी है, स्क्रिप्टिंग, लेकिन वो रन टाइम पे क्या होती है, कंपाइलर, ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस नॉर्मल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से फास्ट हो। जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेड मतलब हेलो। एक बार में एक ही टास्क होगा सर। नहीं नहीं नहीं, हेलो। सिंगल थ्रेड। जैसे एक मेरे काम होने के लैपटॉप बाद है, दूसरा। इसमें 11 कोर्स हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कोर कितने हैं, 11। तो आपके लैपटॉप में कई बार 4 कोर होते हैं, कई बार 8 होते हैं, कई बार 6 भी होते हैं, आजकल हेक्सा कोर भी चलते हैं, कई बार 8 कोर भी होते हैं। जितने ज़्यादा कोर होंगे आपका लैपटॉप एट अ टाइम क्या कर सकता है, उतने टास्क काम को पैरेलली कर सकता है। तो मोर कोर मीन्स मोर परफॉर्मेंस। लेकिन मेरे लैपटॉप में 11 कोर्स हैं, लेकिन एट अ टाइम जावास्क्रिप्ट का कोड कितने थ्रेड पे चलेगा, सिंगल पे। तो पूरा का पूरा जेएस की जो स्क्रिप्ट है वो एक ही कोर पे चलती है, एक ही थ्रेड पे चलती है, वो मल्टीपल पे नहीं चलती। और दूसरा जेएस होती है सिंक्रोनस बाय डिफॉल्ट। सिंक्रोनस मतलब पूरा कोड लाइन एक के बाय बाद एक लाइन चलेगा और एक एक लाइन। करके चलेगा। तो ये सिंगल थ्रेड भी है लेकिन सिंक्रोनस भी है। लेकिन जेएस में असिंक्रोनस फीचर्स भी हैं, लाइक प्रॉमिसेस, टाइमर्स, इवेंट्स। और जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, जिसके लिए हम आगे जाके कॉल बैक पढ़ेंगे। और दो नोड हेलो। जेएस तो बाय डिफॉल्ट असिंक्रोनस है। यस। हाँ जी सर, मुझे जैसे आपने अभी दिखाया कि अलर्ट के बाद आपने कंसोल लॉग लगाया आपने, हम्म हम्म, वो अगर हम अलर्ट पे ओके करेंगे जब भी वो कंसोल वाला काम करेगा। बिल्कुल। ठीक है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अलर्ट लगा देते हैं, अलर्ट के बाद अगर हम कहीं टेक्स्ट पे या इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होता है जो, उस पे अगर हम फोकस लगाते हैं तो वो अलर्ट पे नहीं जाता, डायरेक्ट आगे का काम कर जाता है वो, मतलब फोकस हो जाता है वो, नेक्स्ट लाइन रन हो जाती है उस केस में। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा बस इतना बताने का मतलब था कि जब आप अलर्ट यूज़ करते हो, वो आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। ये देखो ना, आपका कोड ब्लॉक है, ये देख लो ऊपर लोडर चल रहा है। अच्छा जी, ये। हाँ, तो मतलब अब आपकी इस पेज पे जो पीछे के बैकग्राउंड टास्क है ना, लाइक कोई चैट चल रही थी तो पीछे जो मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, जितनी भी असिंक्रोनस प्रोसेस सारी बंद हो गई हैं। जेएस रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, तभी तो अभी तक कंसोल डॉट लॉग नहीं आया ना, क्योंकि ये पूरा कोड एक थ्रेड पे चल रहा है, मल्टीपल। ओके जी। सिंगल थ्रेड पे चल रहा है, मल्टीपल सिंगल थ्रेड। सिंगल। सिंगल जबकि सा। लैपटॉप पे तो मेरे 11 हैं, 11 थ्रेड्स हैं, लेकिन जेएस के लिए कितने थ्रेड यूज हो रहे हैं, सिंगल। तो जब तक वो सर, थ्रेड आगे हाँ नहीं बढ़ेगा कोड नहीं रुकेगा। सर, थ्रेड्स को तो ओएस मैनेज करता है ना, बट बिल्कुल, लेकिन जेएस का जो इंटरनल मतलब इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन पैटर्न है, जो इसका आर्किटेक्चर है, वो तो एक ही थ्रेड के लिए बनाया गया है ना। फ्रंट एंड वाली जावा सिर्फ सिंगल थ्रेड यूज़ करती है। नोड जेएस में अलग अलग, मतलब V8 इंजन एक यूज़ करता है, लेकिन ओकेशनली बाकी कामों के लिए हम दूसरे थ्रेड्स को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, यस सर। मतलब जिस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, तो ऑब्वियसली उसको बताया गया होगा ना कि उसमें मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट होगी भी कि नहीं। ओके, यस सर। तो बट हमारी फ्रंट एंड जावा से बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस भी है, जबकि नोड जेएस बाय डिफॉल्ट असिंक्रोनस है। अब बात की जाए मल्टी थ्रेड सिस्टम की, यस, जावा सेट में वेब वर्कर का यूज़ करके हम लोग एक से ज़्यादा थ्रेड्स को पैरेलल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक पर्सन हूँ तो मैं एट अ टाइम क्या करूँगा, या तो क्लास लूंगा या फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, या दोनों। मैं अगर 1 घंटे क्लास ले रहा हूँ तो क्या मैं सेम टाइम पे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं। सो व्हाट आई कैन डू, मैं अपने ऑफिस में असिस्टेंट हायर कर सकता हूँ अपने लिए, कि द टाइम मैं क्लास में बिजी हूँ आप मेरे लिए क्या करना, मेरी कॉल्स पिक करना, या जो मेरे पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं, जो मेरी मीटिंग्स हैं, वो सारी की सारी आप उनको वर्क करते रहना। ओके, तो हमारे घर में अगर एक मेड आती है, वो क्या है, वो एक हेल्पर है।
वो काम करती है जो एक्चुअल में हमारे लिए, मतलब हम कर सकते हैं बट हमारे लिए वो द वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। तो वो एक सेकंड थ्रेड का काम करती है जो आती है और सिर्फ सिंपली अपना काम करके चली जाएगी। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट एक ही थ्रेड पे चलेगी। वेब वर्कर क्या करेगा, किसी हैवी काम को दूसरे थ्रेड पे करेगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो उसको मेन थ्रेड पे वापस ले आएगा। जैसे एक बड़े से अरे को सॉर्ट करना, ये काम मैंने मेन थ्रेड पे नहीं किया, ये कहाँ करवाया मैंने, वर्कर थ्रेड पे। वर्कर मतलब मैंने एक वर्कर हायर किया और उसे वो काम करवा के मेरा काम पूरा हो गया। ओके। जेएस मेमोरी को यानी कि रैम को भी ऑटोमेटिक मैनेज मैनेज करता है, तो दैट्स वाई जेएस में हमें गार्बेज कलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जेएस में एक सबसे ट्रिकी चीज़ क्या है, जेएस इज़ मल्टी पैराडिग्म, क्योंकि जेएस सपोर्ट करता है फंक्शनल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पार्ट पे फोकस होता है। जावा होगी या सी प्लस प्लस होगी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट यानी कि क्लासेस पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन दूसरी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें दोनों पे बराबर फोकस है। फंक्शंस को भी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और क्लासेस को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसमें दोनों की ही सपोर्ट होती है। इसलिए मैं सिंपली क्या कहता हूँ, जावास्क्रिप्ट टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, बट यस जावास्क्रिप्ट को एक गाइडेंस के अंडर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अ प्रॉपर इंस्ट्रक्टर, एक्चुअल में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है 13 साल का, 13 ईयर्स का, वो तो ये कहता है कि 90% से ज़्यादा डेवलपर्स जो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि जावास्क्रिप्ट है क्या। 90% यूज़ कर रहे हैं बट दे एक्चुअली डजंट नो कि जावास्क्रिप्ट है क्या चीज़। ओके। सर ये डेनो क्या है सर इसमें? डेनो नोड जेएस का ही एक सब्स्टिट्यूट है। जैसे बैकएंड में हम नोड यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही हम बैकएंड में डेनो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फाइनली जावास्क्रिप्ट में हमारे कमेंट्स, नॉर्मली हमारे पास एचटीएमएल में कमेंट है, सीएसएस में कमेंट है, जेएस में भी कमेंट है। ये है जावास्क्रिप्ट का सिंगल लाइन कमेंट, ये होता है जेएस का मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन में क्लोजिंग होती है, इनमें क्लोजिंग नहीं होती। जैसे आपने यहाँ ओपन किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड को मतलब वो कर रहा है, कमेंट कर रहा है राइट हैंड साइड को। तो ये राइट कमेंट किस साइड तरफ से। का है, राइट हैंड साइड, तो ये एक ही तरफ काम करता है ना, तो यहाँ के लिए आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। ठीक है। वैसे जेएस में एक तीसरा कमेंट भी होता है, ये नॉर्मली आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, बहुत रेयर डेवलपर्स को पता है ये चीज़, ये वाला। सीएसएस में इसका यूज होता है इसमें। नहीं, ये एचटीएमएल का कमेंट है। अरे हाँ, एचटीएमएल। सर एक्सएमएल में भी एक शायद कमेंट यूज होता है सर। हाँ, ये एचटीएमएल का कमेंट है। तो जेएस तीन तीन टाइप के कमेंट यूज़ करता है वैसे तो, वैसे आपको नॉर्मली बुक्स में या ब्लॉग्स में दो ही दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में तीन कमेंट होते हैं। एचटीएमएल वाले कमेंट भी सपोर्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट पहले तो मैं ये पढ़ाता भी नहीं था, बट एक बार एक स्टूडेंट ने क्लास में मुझसे पूछ लिया था कि सर मैंने किसी का बहुत पुराना, मेरे पास एक कोड आ गया हमारी कंपनी का, उस पर मैंने एचटीएमएल का कमेंट देखा जावास्क्रिप्ट में, क्या ये ऐसा होता है? मैंने कहा यस ऐसा होता है। तो फिर वो शौक हो गया, सर लेकिन हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने कहा एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं करता बट होता है, तो एक्चुअल में ये होता है। तब उस दिन के बाद मैंने इसको ट्यूटोरियल पे भी अपडेट कर दिया। ऑब्वियसली किसी ने क्वेश्चन पूछा तो ये दोबारा भी और भी लोगों के माइंड में आया होगा, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया यहाँ पे कि जेएस में एक्चुअल में एचटीएमएल के कमेंट भी सपोर्ट करते हैं, बट नॉर्मली हम इनको रेकमेंड नहीं करते। इन दी एंड जावास्क्रिप्ट का नो स्क्रिप्ट नाम का एक टैग होता है। अगर ब्राउज़र की जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होती है तो वो एक्चुअल में बता देता है कि आपकी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है। तो मैंने यहाँ टॉप पे लिखा प्लीज इनेबल जावास्क्रिप्ट, ये मुझे दिखाई नहीं दे रही क्योंकि जेएस तो काम कर रही है। अगर जेएस काम कर रही है तभी तो कंसोल में हेलो आ रहा है, और तभी तो ये बटन काम कर रहा है ना। नाउ मैं जेएस को डिसेबल कर देता हूँ। कैसे? गो टू द क्रोम, सेटिंग, सर्च जावास्क्रिप्ट, और ये साइट सेटिंग में जाके सबसे बॉटम पे आता है जेएस को डिसेबल करने का फीचर, ये मैंने बंद कर दी। अब देखो क्या हुआ, ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और जेएस काम नहीं कर रही, ना ही कंसोल पे लॉग आ रहा है। ओके। तुम्हारी वेबसाइट पे एचटीएमएल सीएसएस तो काम कर रहा है लेकिन जेएस काम करना बंद कर गई है। क्रोम आपको नोटिफाई भी करेगा, ये आइकन दे रहा है कि जेएस इज ब्लॉक्ड, ऑल्दो ऐसा करना नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमारी जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड ही होती है, एंड नाउ इट्स वर्किंग, तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हाइड हो गया।
रेकमेंडेड एडिटर आपके लिए VS कोड ही है, लेकिन आपको कोई एक्सटेंशन अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है टू टाइप मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट। 2020 तक के सारे फीचर VS कोड में पहले से ही इंक्लूडेड है। मतलब पिछले 4 साल में जो JS के नए फीचर्स आए हैं वो VS कोड में ऑलरेडी हिंट्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। किसी रीजन की वजह से हम ब्लॉक करते हैं, अगर क्या चीज़? करना पड़े, ये जो जावास्क्रिप्ट आपने ब्लॉक की है, तो किस ये रीजन एक्चुअल से? में नॉर्मली हम करते नहीं थे, लेकिन पहले क्या होता था जब मोबाइल ब्राउजर थे लाइक नोकिया के फ़ोन्स थे, तो उनमें इसको इसलिए डिसेबल रखते थे तक क्योंकि JS की वजह से वेबसाइट स्लो चलती थी। जावास्क्रिप्ट की वजह से वेबसाइट स्लो चलती थी। ठीक है। तो डेस्कटॉप ब्राउजर पे हम इसको कर सकते हैं, ये प्रोविज़न आज भी कंपनीज देती हैं। नॉर्मली तो वैसे ये टेस्टिंग पर्पस से ही किया जाता है, क्योंकि अगर हमने वेबसाइट में JS बंद कर दी तो वर्ल्ड की 90% से ज़्यादा वेबसाइट्स काम करना बंद कर देंगी। ओके। और जो करेंगी भी तो वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगी। ओके। ओके। सर आपका जो वेबसाइट है सर रिएक्ट पे है या मतलब HTML जावास्क्रिप्ट वनीला HTML से? जावास्क्रिप्ट और jQuery। तो मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया था तब रिएक्ट मार्केट में कहीं पे भी नहीं था ही नहीं। सर इसमें बैकएंड भी यूज हो रहा है? बैकएंड तो ऑब्वियसली PHP ही है हमारा। सर्वर मैंने लेकिन अब चेंज कर दिया, अपाचे की जगह हम लोग लाइट स्पीड यूज़ कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स में इसमें एंगुलर JS के कुछ कंपोनेंट और मॉड्यूल यूज़ हो रहे हैं। मतलब ये jQuery, एंगुलर JS, बूटस्ट्रैप और बैकएंड में PHP से बना है। ऑल मैं इसको बहुत जल्द स्विच कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, इसको फुली नोड पे ले आऊंगा मैं, नोड एंड एंगुलर पे। ओके।